ऐसा ही हुआ। वह नंगी आंखों से घावों को ठीक होते हुए देख सकता था। दक्ष की सांस भी वापस आ गई। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। लांगरेन अब बहुत खुश था। अंततः दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब सब ठीक है दक्ष दादाजी अब किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तेजप्रताप ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसे निराशा हुई, उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने दक्ष की तरफ देखा और पाया कि वह भी उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी बेजान आंखों में कोई ध्यान नहीं था और उसका चेहरा भावहीन था। वो बस वहीं निढाल होकर लेटा हुआ था। दक्ष, क्या तुम ठीक हो? कुछ बोलो, तेजप्रताप ने कोमल स्वर में कहा। दुर्भाग्य से उसे दक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने केवल एक जोड़ी बेजान आंखें देखी जो उसे घूर रही थी। ठीक है, चलो घर चलते हैं, तुम शायद थक गए हो, तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। इतना कहकर तेजप्रताप दक्ष को अपनी बाहों में उठाकर लॉन्ग मैनर की ओर उड़ गया। तेजप्रताप ने दक्ष को अपनी बाहों में लेकर हवेली में प्रवेश किया और सीधे दक्ष के आंगन में चला गया। उसका आंगन सुंदर और विशाल था, जिसकी उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वह लॉन्ग कबीले के प्रतिभाशाली युवा स्वामी का निवास था। बाहर एक सुंदर बगीचा था, उसमें कई तरह के रंग बिरंगे फूल थे। दक्ष जब भी अपने कमरे से बाहर निकलता तो उन्हें देखना पसंद करता था। बगीचे की देखभाल के लिए कई योग्य नौकरों को नियुक्त किया गया था और वे अपना काम पूरी लगन से करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके युवा मालिक को ये बगीचा कितना पसंद है। ससुर जी, दक्ष को क्या हुआ? आप उसे ऐसे क्यों उठा रहे हैं? जैसे ही तेजप्रताप आंगन में दाखिल हुआ, पल्लवी की चिंतित आवाज आई। वह दक्ष की माँ और तेजप्रताप की बहू थी। उसकी एक और पहचान थी, वो सीमा कबीले से थी। इसके अलावा वो सीमा कबीले के नेता की बेटी थी, जिससे वह उच्च पद पर थी। हालांकि उसका कबीला 3 सुपर कबीलों लॉन, गू और किन जितना मजबूत नहीं था, फिर भी ये देश के शीर्ष 5 सबसे प्रभावशाली कबीलों में से एक था। जियाई, किसी ने उस पर हमला किया था, उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। भगवान का शुक्र है कि वो अभी भी जीवित है, तेजप्रताप ने चिंतित स्वर में कहा। जियाई उसकी ओर दौड़ी और दक्ष के कमजोर लंगड़े शरीर को उसके दादा की बाहों से अपने हाथों में ले लिया। दक्ष, क्या तुम ठीक हो? मुझसे कुछ कहो। देखो, इसकी माँ है, कृपया कुछ कहो। जियाई की आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थी जब वह अपने बेटे को देख रही थी। वह उससे बात करती रही, उसे बोलने के लिए मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पहले उसे आराम करने दो, उसे इसकी जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी, तेजप्रताप ने कहा। तभी पल्लवी प्रताप को होश आया। वह दक्ष को घर में ले गई, उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे आराम करने के लिए एक सुनहरा कंबल ओढ़ा दिया। कुछ देर तक अपने बेटे को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। वो बाहर आ गई। वो सीधे वहां गई जहां तेजप्रताप खड़ा था। दक्षर के साथ ये किसने किया? उसने दुख भरी आवाज में पूछा। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि वह कौन था, अन्यथा मैं उनसे संबंधित सभी लोगों और हर चीज को नष्ट कर देता और उन्हें यह इच्छा करने पर मजबूर कर देता कि वे इस ग्रह पर कभी पैदा ही न हुए होते, तेजप्रताप ने दक्ष के कमरे की दिशा में देखते हुए कहा। फिर उसने विस्तार से सब कुछ बताया। कैसे उसे पता था कि दक्ष खतरे में है, जब वह वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा और कैसे उसने दक्ष को बचाया। पल्लवी प्रताप को ये जानकर झटका लगा कि उसका बच्चा कुछ पलों के लिए मर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि वह सोच रही थी कि पिछले कुछ घंटों में उसके बेटे ने क्या क्या झेला होगा। तेजप्रताप ने पहले ही किसी को शाही चिकित्सक को अपनी मोहर के साथ बुलाने के लिए भेज दिया था। उसने जिस चिकित्सक को आमंत्रित किया था, वह सभी देशों में सबसे अच्छा चिकित्सक था। वह ज्यादातर शाही परिवार और 3 सुपर कुलों के सदस्यों का इलाज करता था। उसे फिजिशियन झांक कहा जाता था। चिकित्सक के आने के बाद वह दक्ष की जांच करने गया। एक लंबी और गहन जांच के बाद वह बाहर आया और कहा, मुझे नहीं लगता कि दक्ष को कुछ भी परेशानी है।
कुछ मामूली चोटों के अलावा उसका शरीर काफी स्वस्थ है। चिकित्सक झांग एक क्षण के लिए रुके और फिर आगे बोले, मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे या क्यों हुआ, लेकिन दक्ष ने अपनी बुद्धि खो दी है और वह मंदबुद्धि हो गया है। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा था और उसने जल्दी से खुद को सही किया। मेरा मतलब है, वह धीमा हो गया है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसके आस पास क्या हो रहा है। यह वैसा ही है जैसे जब आप किसी 2 साल के बच्चे से जटिल मामलों पर बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता। क्या कोई समाधान है? तेज प्रताप ने भारी स्वर में पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि क्या काम करेगा। शायद वो कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाएगा, या शायद वो कभी ठीक ही न हो। कुछ भी हो सकता है, और मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, मुझे अब जाना चाहिए। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, तेज प्रताप ने भारी मन से कहा और चिकित्सक झांग को बाहर ले गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दक्ष ने जब इन यादों को इकट्ठा किया तो उसे ये सोचकर दुख भी हुआ कि 8 साल के बच्चे को क्या क्या सहना पड़ा। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि दक्ष की बुद्धि चली गई और वह सुस्त हो गया, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके अपने कबीले के लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उसके चचेरे भाई लगातार उससे परेशान करते थे। उसके चचेरे भाई उसकी प्रतिभा से केवल ईर्ष्या कर सकते थे, लेकिन उसकी ताकत और पहले की स्थिति के कारण वे उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब जब उसने सब कुछ खो दिया था तो वे आखिरकार अपने दिल की इच्छा के अनुसार ऐसा कर सकते। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। सकते थे। वे उसे खेलने के बहाने बाहर ले जाते और उसे धमकाते। वे उसे हाथों और घुटनों के बल पर बिठाते और उसे टेबल की तरह इस्तेमाल करते। कभी कभी तो उसे पीछे से लात मारकर गिरा देते और चोटिल कर देते। लेकिन जब भी उनसे चोटों के बारे में पूछा जाता तो वे बहाने बनाते कि वह घर आते समय गिर गया था। वह कुछ नहीं करता क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसे वास्तव में धमकाया जा रहा है। जब कोई उनकी निगरानी करने के लिए नहीं होता तो नौकर भी उसे सम्मान देना बंद कर देते थे। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे मालिक हों, न कि इसके विपरीत। इस तरह 4 साल बीत गए। तब तक वह 12 साल का हो चुका था और उसकी साधना अभी भी शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर स्थिर थी। लेकिन अब यह इतना खास नहीं था क्योंकि वह अब अपनी पीढ़ी में सबसे मजबूत नहीं था। उसके कई साथी 12 साल की उम्र तक पहुंचते शरीर शोधन क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंच गए थे। यहाँ तक कि उनके कबीले में भी उनमें से 5 थे। कुछ ऐसे भी थे जो पहले से ही बॉडी रिफाइनिंग को तोड़ चुके थे और स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट में थे। उनके कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत उनके सबसे बड़े चाचा का बेटा था। वह इस साल केवल 13 वर्ष का था और पहले से ही स्पिरिट रिफाइनिंग दायरे के 3रे चरण में था। हाँ, अब जब मैं यहाँ हूँ तो सब कुछ वापस पाने का समय आ गया है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि ड्रैगन हमेशा भेड़ियों से बेहतर होता है, चाहे वह कितना भी घायल क्यों न हो। मुझे कुछ दिनों तक स्थिति का आकलन करना चाहिए, उसके बाद ही मैं सबको बताऊंगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। दोस्तों और दुश्मनों से मिलना है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए बिस्तर से उतरते हुए इस नई दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गया। बिस्तर से उठने के बाद दक्ष अपनी अलमारी की ओर चला गया। अंदर कई शानदार कपड़े थे जिनमें खास मौकों के लिए अलग अलग डिजाइन थे। दक्ष ने पहनने के लिए उनमें से कुछ कपड़े चुने। कपड़े पहनते समय उसने एक सुनहरा लबादा पहनने का फैसला किया, ठीक वैसा ही जैसा तेज प्रताप अक्सर पहनता है,
जिस पर ड्रैगन की कढ़ाई की गई थी। खुद को तैयार करने के बाद दक्ष ने खुद को आईने में देखा। उसे मानना पड़ा कि वह वाकई किसी साम्राज्य के राजकुमार जैसा दिख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे लोग इतने ईर्ष्यालु थे। अगर मैं अपने पिछले जन्म में इतना सुंदर होता जितना कि मैं अभी हूँ, तो मेरा जीवन कितना अद्भुत होता, दक्ष ने हंसते हुए सोचा। उसके लंबे बाल और पतले लिप्स थे, उसकी पुतलियां सुनहरी थी और उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। उसके आलीशान लेकिन सीधे सादे कपड़े और उसकी सुंदर शक्ल सूरत ने उसे भी मंत्रमुग्ध कर दिया। काफी देर तक अपने रूप की प्रशंसा करने के बाद दक्ष ने फैसला किया कि अब बाहर जाने का समय आ गया है। उसने दरवाजा खोला और अपना पहला कदम बाहर रखा। उसे ताजी हवा का झोंका मिला। बाहर उसने एक बड़ा और सुंदर बगीचा देखा। यह उसका बगीचा था और यह अभी भी बहुत सुंदर लग रहा था। यद्यपि नौकर अब दक्ष का सम्मान नहीं करते थे, फिर भी वे उसके लिए बगीचे की पूरी देखभाल करते थे, क्योंकि यह वह स्थान था जहां दक्ष की मां अक्सर जब भी दक्ष के कमरे में जाती थी, वहां से गुजरती थी। वे दक्ष के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकते थे जब कोई आसपास न हो, क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसकी मां या परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में पता चल जाता तो यह अलग बात होती। इसलिए उन्हें दूसरों के सामने अपने युवा मालिक की देखभाल करते समय सम्मानजनक रवैया बनाए रखना पड़ता था। दक्ष बगीचे में टहलते हुए दृश्यों और ताजे फूलों की खुशबू का आनंद ले रहा था। तभी उसने अचानक किसी को हंसते हुए कहते सुना, हा हा हा, वो छोटा डम्बो अपनी बेवकूफ शाम की सैर पर वापस जा रहा है। वैसे भी हम इस बेवकूफ के बगीचे की देखभाल क्यों कर रहे हैं? दक्ष ने आवाज का सामना किया और देखा कि यह बगीचे में काम करने वाला एक नौकर था। उसने शायद ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं जानता कि मैं दक्ष नहीं हूँ और मैं उसे समझ सकता हूँ। दक्ष ने सोचा, जो भी हो, मैं इसे कुछ समय और जारी रहने दूंगा। मुझे अभी भी देखना है कि लोगों का मेरे प्रति रवैया क्या है। तभी मैं ये तय कर पाऊंगा कि भविष्य में उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। दक्ष ने सोचा और वो बगीचे से आगे बढ़ता रहा। वह अपनी माँ के आंगन के पास चला गया, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, दरवाजा खुल गया और एक खूबसूरत महिला बाहर आई। उसके लंबे चमकदार काले बाल, काली आंखें और एक बेहतरीन फिगर थी। वह दक्ष की माँ पल्लवी थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी माँ शायद 40 से कुछ साल छोटी थी, लेकिन वह उसके चेहरे से यह नहीं बता सकता था। वह 25 से 1 साल भी बड़ी नहीं लगती थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह भी खेती करती थी, क्योंकि महिला साधक अपने साधना आधार को जितना ऊंचा रखती थी, वे खुद को लंबे समय तक जवान बनाए रख सकती थी। तुम कहाँ जा रहे हो? दक्ष, क्या तुम खेलने के लिए बाहर जा रहे हो? जबकि दक्ष अपनी माँ के रूप के बारे में सोचते हुए विचारों में खोया हुआ था, उसने अचानक उससे कोमल स्वर में पूछा। दक्ष ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। क्या उसे सवाल को अनदेखा करते हुए चलते रहना चाहिए या बात करनी चाहिए? क्या होगा अगर उसे पता चल जाए कि मैं अब मानसिक रूप से बीमार नहीं हूँ, या इससे भी बदतर कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ, उसने सोचा। अंत में दक्ष ने कुछ भी न कहने का फैसला किया। जब उसे धमाकेदार प्रदर्शन करके कबीले को चौंकाने का समय आएगा, तो उसकी माँ को अपने आप पता चल जाएगा कि वह वापस आ गया है। फिर वह उसके करीब चली गई। जब वह उसके सामने पहुंची, तो वह घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ उसके गालों पर रखकर धीरे से बोली, तुम बहुत शानदार लग रही हो दक्ष। एक स्वर्गीय राजकुमार की तरह बहुत भाग्यशाली लड़की है। ठीक है, अब जाओ, माँ अब तुम्हारा खेलने का समय नहीं छीनेंगी, उसने उसके गालों को ते हुए कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और चला गया। मुझे आश्चर्य है कि वह लिंग कौन है जिसके बारे में उसने बात की थी। मुझे किसी भी याद में उस नाम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात नजर नहीं आती, दक्ष ने चलते हुए खुद से कहा। थोड़ी देर बाद उसने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। लॉन कबीले की हवेली में एक विस्तृत अभ्यास क्षेत्र था। ये कुछ 100 मीटर से ज्यादा लंबा था।
प्रशिक्षण मैदान को इतना विस्तृत बनाया गया था कि लॉन कबीले के सभी वंशज यहाँ किसी भी मार्शल कौशल का अभ्यास स्वतंत्र रूप से कर सकते थे, और यहाँ तक कि एक लड़ाई का मंच भी था जहाँ कबीले के सदस्य एक दूसरे के साथ दोस्ताना मुकाबले कर सकते थे। जो भी हो, किसी को भी अपने विरोधियों को घायल करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वे सभी एक ही कबीले से थे। ये झगड़े केवल उनके लिए कुछ चालों का आदान प्रदान करने और युद्ध का अनुभव हासिल करने के तरीके के रूप में थे। कबीले के कानून के अनुसार हर जानबूझकर की गई चोट दंडनीय थी, जबकि दुर्घटनाओं की अनुमति थी, हालांकि केवल एक निश्चित सीमा तक। दक्ष ये देखकर हैरान रह गया कि यह कितना बड़ा था और वहाँ कितने लोग थे। हालांकि उसने इसे दक्ष की यादों में पहले ही देख लिया था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना एक बेहद चौंकाने वाला अनुभव था। प्रशिक्षण मैदान में 100 से ज्यादा बच्चे अपनी चालों का अभ्यास कर रहे थे। वो वहाँ केवल युवा पीढ़ी के लोगों को ही देख सकता था। वह जानता था कि वयस्क कहीं और अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनके मार्शल कौशल की बची हुई ऊर्जा भी इन बच्चों को संपार्श्विक क्षति के रूप में घायल कर सकती है। यही कारण था कि केवल युवा पीढ़ी के लोग ही वहां अभ्यास करते थे। दक्ष वहां 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों को देख सकता था। हालांकि वह लॉन कबीले की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं देख पाया, जो उसके सबसे बड़े चाचा का बेटा था। लेकिन उसके कई अन्य चचेरे भाई वहां मौजूद थे। वो अभी भी कुछ जाने माने चेहरे और कुछ मजबूत लोगों को देख सकता था। यहाँ ज्यादातर लोग शारीरिक शोधन के 9वें चरण से नीचे थे और दक्ष से कमजोर थे। हालांकि वो अपने जैसे शारीरिक शोधन के चरम पर कुछ लोगों को भी देख सकता था। वो एक खाली जगह में अभ्यास कर रहे एक लड़के को भी देख सकता था। वो लड़के के मार्शल कौशल में निहित शक्ति को देखकर हैरान था। वो हवा में क्यूई को नियंत्रित कर सकता था और साथ ही अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए अपने शरीर से क्यूई को बाहर निकाल सकता था। उसके हमलों में एक अजीब लड़ाई की भावना थी, जो उसके सभी हमलों को जीवंत बनाती थी। दक्ष जानता था कि ऐसा क्यों था। लड़का उन कुछ लोगों में से एक था जो आत्मा स्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। उसने लड़के को पहचान लिया। वो उसके चौथे चाचा का बेटा दीपेश था। वो दक्ष की ही उम्र का था, यानी 12 साल का। हालांकि वह पहले से ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के पहले चरण में था। दक्ष की हत्या के प्रयास से पहले ये लड़का दक्ष के सामने चींटी की तरह था, लेकिन अब वो उससे ज्यादा ताकतवर हो गया था। दक्ष धीरे धीरे उसकी ओर चला। दक्ष ने मार्शल एरिना के अंदर अपना पहला कदम रखा। कुछ कदम चलने के बाद दक्ष को एहसास हुआ कि कुछ लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था और अब वे उसे घूर रहे थे। हर कोई, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें अपने कबीले की सबसे युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली युवा मास्टर दक्ष को देखने का सौभाग्य मिला है। हा, पास से किसी की मजाकिया आवाज आई। दक्ष ने उस दिशा में देखा और उस आदमी को पहचान लिया जिसने बात की थी। उसका नाम लॉन्ग मंटियान था। वह भी लॉन कबीले का हिस्सा था, लेकिन एक छोटे से शाखा परिवार से था। इस राज्य में लॉन कबीले की विरासत काफी समृद्ध थी। इसके कई शाखा परिवार पूरे देश में फैले हुए थे, जबकि मुख्य परिवार राजधानी में रहता था। उन शाखा परिवारों में हर साल युवा पीढ़ी के प्रदर्शन को देखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी और उन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य परिवार में आकर साधना करने और जीवन में बेहतर अवसर और संसाधन प्राप्त करने का मौका दिया जाता था। लॉन्ग मैंटियन लॉन्ग कबीले में मौजूद इन कुछ शाखा परिवार के बच्चों में से एक था। वह बहुत अच्छा नहीं दिखता था। उसके छोटे काले बाल थे, एक गोल चेहरा और तीखी नाक थी, और वह औसत दर्जे के कपड़े पहनता था। पहली नजर में कोई भी उसे अच्छा नहीं समझेगा। हालांकि वह मुख्य कबीले के ज्यादातर बच्चों जितना प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी वह इतना अच्छा था कि वह मुख्य कबीले में आकर साधना करने का अवसर जीतने में सक्षम था। जैसे ही लॉन्ग मंटियान मुख्य कबीले में आया, वह दीपेश के संपर्क में आया और उसका अनुयायी बन गया। अभी वह 14 साल का था और 10वें चरण के शरीर शोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण में था। युवा मास्टर दक्ष, आज आपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या आज आपकी शादी है? बदकिस्मत लड़की कौन है?
आपको जल्दी से जाकर उससे शादी कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि वह आपके बारे में सच्चाई जान ले और खुदकुशी कर ले, लॉन्ग मंटियन ने जोर से हंसते हुए कहा। ऐसी बचकानी गालियां, क्या वो इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकता? दक्ष ने सोचा जब उसने लॉन्ग मंटियान को अपने पास आते देखा। या फिर तुम किसी पवित्र युद्ध में कमांडर। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। बनकर लड़ने जा रहे हो? हा हा हा। अगर वे तुम्हें युद्ध में शामिल होने भी दें, तो तुम क्या करोगे? अपने विरोधियों को तब तक घूरते रहोगे जब तक वे आत्मसमर्पण नहीं कर देते। लॉन्ग मंटियान ने दक्ष का मजाक उड़ाया और दक्ष के कंधों पर हाथ रखते हुए हंसता रहा। वह उसे एक कोने में अभ्यास कर रहे एक लड़के के पास ले गया। लॉन्ग चेन ने उसे अपने चचेरे भाई के रूप में पहचाना। मुझे इस लड़के को कुछ शिष्टाचार सिखाने का अवसर ढूंढना होगा, दक्ष ने सोचा, जबकि वह कभी कभी लॉन्ग मंटियान की ओर देख रहा था जो उसे खींच रहा था। जब वे मैदान से गुजर रहे थे तो अपने हुनर का अभ्यास कर रहे बहुत से सदस्य रुक गए और उन्हें देखने लगे। कुछ लोग दक्ष को दया भरी नजरों से देख रहे थे कि वह क्या बन गया है और उसके साथ अब कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग उसकी बदकिस्मती का मजा ले रहे थे और खुश थे कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति गिर गया। बहुत से लोगों ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे वो अब उनके ध्यान के लायक नहीं था। मास्टर एन, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आपके चचेरे भाई, युवा मास्टर दक्ष, लॉन्ग मंटियान ने दक्ष को दीपेश के पास लाते हुए कहा। वो दक्ष को यहाँ लाना चाहता था ताकि दीपेश भी उसके साथ कुछ मिनट खेल सके। इस तरह उन दोनों को कुछ मनोरंजन मिल सकता था। इस कचरे को मेरा चचेरा भाई मत कहो, इसे ले जाओ। ये कचरा मेरे ध्यान के लायक नहीं है, इसलिए इसे यहाँ से ले जाओ और खुद इसके साथ खेलो। मेरी ट्रेनिंग में बाधा मत डालो। मंटियन, दीपेश ने बिना पीछे देखे कहा। वो पूरी बातचीत के दौरान अभ्यास करता रहा। हाँ, ऐसा लगता है कि यह आदमी मुझे बहुत नीची नजर से देखता है। खैर, उसे इतना घमंडी होने का हक है। मैं अब कोई जीनियस नहीं रहा और मैं उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे उसी जमीन पर लड़ सकता हूँ जहाँ मैं अभी हूँ, दक्ष ने अपने मन में सोचा और दीपेश को देखा। ठीक है मास्टर एन, मैं ये कचरा बाहर निकाल दूंगा। उसके जैसे लोगों को सच्चे योद्धाओं के लिए बनाए गए इस मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। लॉन्ग मंटियान ने हंसते हुए दक्ष को वापस ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी निराश था कि दीपेश उसके साथ नहीं गया। वो दक्ष को धक्का देता रहा और उसे बाहर की ओर ले गया। लॉन्ग मंटियान दक्ष को बाहर लाने के बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने दक्ष को पीछे से धक्का देने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई आस पास तो नहीं है, लेकिन वो दक्ष को जरा भी हिला नहीं सका। दक्ष उनकी छोटी छोटी चालों के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि चीजें कैसे होती है और उसने पहले ही अपनी पूरी ताकत अपने पूरे शरीर में फैला दी थी। लॉन्ग मंटियन ये देखकर हैरान रह गया कि वो दक्ष को जरा भी हिला नहीं सकता था। आज से पहले जब भी उसने ऐसा करने की कोशिश की, वह बिना किसी परेशानी या प्रयास के ऐसा करने में सक्षम था, लेकिन आज वह अपने शुरुआती 10वें चरण की साधना का उपयोग करने के बाद भी ऐसा नहीं कर सका। दक्ष को पता था कि ऐसा क्यों था। इससे पहले, हालांकि दक्ष युवा पीढ़ी के अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, अपने घायल दिमाग के कारण उसने अपने गुंडों को रोकने के लिए कभी भी अपनी साधना का उपयोग नहीं किया, और हालांकि वह शरीर को परिष्कृत करने के क्षेत्र के शिखर पर था, वह 4 साल से उस क्षेत्र में था। भले ही उसने पिछले 4 सालों में साधना न की हो, फिर भी उसने अपनी मां द्वारा दी गई कई दवाइयां खाई ताकि वह ठीक हो सके। यद्यपि लॉन्ग मंटियन 10वें चरण के शरीर शोधन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, फिर भी वह दक्ष की तुलना में कमजोर था। लॉन्ग मंटियन उसे हिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दक्ष मन ही मन लॉन्ग मंटियन के व्यर्थ संघर्ष पर हंस रहा था। अंत में दक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा।
दक्ष को मुस्कुराते हुए देखकर लॉन्ग मंटियान चौंक गया, लेकिन उसे सदमे से भी ज्यादा शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। तुम छोटे पागल कचरे के टुकड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? तुम्हारे पिता। लॉन्ग मंटियान ने दहाड़ते हुए दक्ष के पेट पर मुक्का मारा। उसने उस मुक्के के पीछे अपनी पूरी 10वीं अवस्था की साधना का इस्तेमाल किया। दक्ष ने उस मुक्के को अपनी ओर आते देखा और उस मुक्के के पीछे एक मजबूत ताकत और गति देखी। यह एक तेज मुक्का था, लेकिन ये गति उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उसने भी शरीर को परिष्कृत करने के अपने चरम क्षेत्र की पूरी साधना को उजागर किया और वापस मुक्का मारा। जैसे ही लॉन्ग मंटियान का मुक्का दक्ष के मुक्के से टकराया, उसके हाव भाव में कई तरह के बदलाव आए। गुस्से से लेकर सदमे और फिर दर्द से। संपर्क के कुछ ही पल बाद लॉन्ग मंटियान टूटी पतंग की तरह उड़ गया और 20 मीटर दूर जाकर गिरा। उसे लगा जैसे उसके हाथ की हड्डियां टूट गई हो। वो बहुत मुश्किल से उठा। उठने के बाद उसने आगे देखा और देखा कि दक्ष उससे सिर्फ 1 मीटर आगे खड़ा था। दक्ष ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर खींच लिया। लॉन्ग मंटियान ने उसे अपनी पकड़ ढीली करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। ओह ओह युवा मास्टर, आप कृपया मुझे छोड़ दे। मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। मुझे मत मारो। मास्टर, मैं आपके काम आ सकता हूँ। मैं आपका गुलाम बन सकता हूँ, यहाँ तक कि आपका डॉग भी। बस मुझे मत मारो। लॉन्ग मंटियान ने कई कठिनाइयों के बावजूद और एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ अपने जीवन के लिए चिंतित होकर कहा। दक्ष ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन लॉन्ग मंटियान को ऐसा लगा जैसे कोई शैतान उस पर मुस्कुरा रहा हो। ओह, और मुझे तुम्हारे जैसे गुलाम की क्या जरूरत है? क्या यह मेरे लिए और भी बेहतर नहीं होगा अगर मैं तुम्हें यहीं और अभी कुचल दूं? दक्ष ने अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्दों ने लॉन्ग मंटियान को और भी डरा दिया। कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए युवा मास्टर दक्ष। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, लॉन्ग मंटियान ने कहा, लेकिन तब तक उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। मुझे चोट मत पहुंचाओ मास्टर दक्ष। ये कबीले के किसी सदस्य को चोट पहुंचाना कबीले के नियमों के विरुद्ध है, विशेष रूप से उसे मारना। भले ही मैं एक शाखा परिवार से हूँ, फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, लॉन्ग मंटियान ने कहा और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। मुझे 2 बातें बताओ। पहली बात, कोई कैसे जान सकता है कि तुम्हें मैंने मारा है? हम सब अभी यहाँ अकेले हैं। दूसरी बात, मैं कबीले की नजरों में एक मक्खी भी नहीं मार सकता। मैं एक मासूम सा छोटा सा आदमी हूँ। कोई यह भी नहीं सोचेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। दक्ष एक पल के लिए रुका और फिर बोलना जारी रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें पता है कि भले ही मैं अपने कबीले के सदस्यों की नजर में उतना प्रतिभाशाली न रह गया हूँ जितना मैं पहले था, फिर भी मैं कुलपति का पोता हूँ। मेरी स्थिति के अनुसार अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं मारा जाऊंगा? क्या तुम्हें सच में यकीन है कि मेरे साथ कुछ गंभीर होगा? दक्ष ने ये कहते हुए मुस्कुराया। मैंने ये सब कहा होगा, लेकिन तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। लेकिन ये सच है कि उसे मारने से बहुत ज्यादा अनावश्यक ध्यान आकर्षित होगा। इससे मेरी योजनाएं बाधित होंगी, दक्ष ने सोचा। दक्ष ने जब उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत की तो लॉन्ग मंटियान बुरी तरह डर गया। कुछ देर बाद दक्ष ने अपने और लॉन्ग मंटियान के बीच की दूरी कम कर दी। उसने अपने आईपीएस लॉन्ग मंटियान के कानों के पास रखे और बोला, अगर किसी को पता चल गया कि मैं अब बेहतर हूँ और मैंने ही तुम्हें पीटा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ना? कबीला तुम्हें कुछ समय के लिए तो बचा सकता है, लेकिन कबीला भी तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बचा पाएगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही लॉन्ग मंटियान ने यह मुस्कान देखी, उसे पता चल गया कि अब वह शैतान के हाथों में है। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा और अगर बच पाया तो उससे दूर ही रहेगा।
हालांकि मुझे अभी नौकर की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने सही कहा कि तुम किसी दिन मेरे काम आ सकते हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी नहीं। जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुमसे मिलूंगा। तब तक तुम वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम अक्सर करते हो, लेकिन फिर कभी मेरा विरोध मत करना, दक्ष ने उससे कहा। लॉन्गमंटियन को अंततः राहत महसूस हुई और उसे पता चल गया कि वह नहीं मरेगा। मैं वादा करता हूँ, लॉन्गमंटियान ने आंखों में आंसू भरकर कहा। एक पल के बाद दक्ष ने आखिरकार उसे नीचे रख दिया। अब जाओ, अगर कोई पूछेगा कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तो मुझे यकीन है कि तुम कोई बहाना सोचोगे कि तुम चलते समय गिर गए, दक्ष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह वही बहाना था जो वे हर बार देते थे जब दक्ष को उनकी बदमाशी के दौरान थोड़ी सी भी चोट लगती थी। इतना कहकर दक्ष एक अलग जगह की ओर चल पड़ा। वह एक बार लॉन्ग मैंशन के हर हिस्से में घूमने की योजना बना रहा था। जैसे ही दक्ष दूर चला गया, लॉन्गमंटियान की नजरें उससे तब तक नहीं हटी जब तक वह बहुत दूर नहीं चला गया। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। उसने नीचे देखा और पाया कि उसकी पैंट